लॉन्जाइनस लॉन्जाइनस अरस्तु के उपरांत यूनान के महान विचारक और काव्यशास्त्री माने जाते हैं। उनका एकमात्र ग्रंथ, जिसका ग्रीक नाम पेरी इप्सुस तथा अंग्रेजी नाम ऑन द सब्लाइम है, जो सन 1954 ईस्वी में प्रकाश में आया। इसमें उन्होंने उदात्त का विस्तृत विवेचन प्रस्तुत किया है। मतलब जो उदात्त तत्व है उसका विस्तार से विवेचन प्रस्तुत किया है। और इप्सुस का अर्थ है औदात्य और ऊंचाई। यूनानी काव्यशास्त्र में अरस्तु की प्रसिद्ध रचना काव्यशास्त्र के उपरांत यही प्रमुख स्थान रखता है। लॉन्जाइनस भले ही प्लेटो से प्रभावित रहे हों, पर उन्होंने काव्य के उन मोहक गुणों की प्रशंसा की जिनकी प्लेटो ने निंदा की थी। वे अलंकार शास्त्री भी माने जाते हैं। उन्होंने व्याकरण शास्त्र, निबंध रचना शास्त्र और विश्लेषणात्मक आलोचना शास्त्र का विस्तृत अध्ययन किया तथा कला के नियमों, शब्दों के शुद्ध प्रयोग, उपयुक्त शब्द चयन, छंद और अलंकारों के सम्यक प्रयोग पर बल दिया। पेरी इप्सुस का केवल 2/3 भाग ही उपलब्ध है, जिसके 2 भागों में लॉन्जाइनस ने अपने सिद्धांतों को स्पष्ट किया है। जिसमें प्रथम भाग के अंतर्गत उदात्त शैली का विवेचन किया गया है और द्वितीय भाग में कला के आधारभूत तत्वों पर प्रकाश डाला गया है। अपने वर्तमान अपूर्ण और खंडित रूप में यह छोटी सी कृति है, जिसमें 44 छोटे छोटे अनुच्छेद या अध्याय हैं और इसके जो प्रारंभिक जो 8 अनुच्छेद हैं वो भूमिका के ही माने जाते हैं। मतलब भूमिका उन्होंने जो लिखी थी उसके हैं। भूमिका में लॉन्जाइनस ने संकेत किया है कि उनसे पूर्व कैकिलियुस ने भी उदात्त पर विचार किया है। फिर भी उन्हें इस विषय पर पुनः विचार की आवश्यकता अनुभव हो रही है, क्योंकि कैकिलियुस ने कृति में उदात्त के अनुरूप भावों को कोई स्थान नहीं दिया गया, ऐसा उन्होंने कहा। लॉन्जाइनस द्वारा अपने इस ग्रंथ में मात्र काव्यशास्त्र पर ही नहीं अपितु गद्य एवं उसके विस्तार, मतलब इतिहास, दर्शन, धर्म ग्रंथ से लेकर के भाषण तक पर भी विचार किया गया है। मतलब केवल काव्यशास्त्र तक ही वो ग्रंथ सीमित नहीं है। इस विषय में डॉक्टर नगेंद्र कहते हैं कि इसमें उदात्त कला के प्रेरक भावनाओं और धारणाओं का विश्लेषण नहीं, वरन उदात्त शैली के आधार तत्वों का विवेचन प्रधान है। लॉन्जाइनस से पूर्व की जो स्थिति है वो इस प्रकार थी कि लॉन्जाइनस से पूर्व जो कवि का मुख्य कर्म था पाठक और श्रोता को आनंद व शिक्षा प्रदान करना, तथा गद्य लेखक या वक्ता का मुख्य कर्म जो था अनुनयन समझा जाता था। इसी कारण वक्ता में संतुलित भाषा व सुव्यवस्थित तर्क अपेक्षित था। मतलब उस समय उसकी भाषा संतुलित हो और जो तर्क वो प्रस्तुत करता है वो सुव्यवस्थित होने चाहिए, जिसके माध्यम से वह श्रोता के मस्तिष्क पर इस प्रकार छा जाए, मतलब ऐसा प्रभाव डाले कि वक्ता उसकी की बात को वो स्वीकार कर ले। मतलब जो भी चीज़ वो प्रस्तुत की जाए वक्ता के द्वारा वो संतुलित भाषा में सुव्यवस्थित तर्कों के अनुसार साथ में प्रस्तुत होनी चाहिए, जिसके माध्यम से वो जो है श्रोता के मस्तिष्क पर छा जाए या प्रभाव डाले, वह वक्ता की बात को मतलब स्वीकार कर ले। अतः शैली पर ही अधिक बल था। लेखक और वक्ता शैलीगत चमत्कार को ही लक्ष्य करते थे। मतलब जब रचना करते थे उसमें शैली पर अधिक को जोर दिया जाता था। शब्दाडंबर, चमत्कारिक अलंकरण, नित्य नए प्रयोग तथा अतिवादी अभिव्यंजना को ही प्राथमिकता दी जाती थी उस समय। प्रमुख रूप से कवि कर्म 3 माने जाते थे: शिक्षा देना, टू इंस्ट्रक्ट, आह्लादित करना, टू डिलाइट, और बाध्य करना, है ना। ये 3 प्रकार के जो थे कर्म थे कवि के जब वो रचना करता था। लॉन्जाइनस ने अपने
उदात्त सिद्धांत के अंदर विस्तार से उदात्त के स्वरूप को परिभाषित किया है। लॉन्जाइनस को न तो शब्दाडंबर जो थे, अलंकारिक चमत्कार प्रियता तथा नित्य नए प्रयोग पसंद आए और न ही उन्हें कवि कर्म के तीनों रूप पर्याप्त लगे। मतलब उससे ऊपर जो विवेचन भी प्रस्तुत किया वो लॉन्जाइनस को पसंद नहीं आया। मतलब ना तो उन्हें शब्दाडंबर जो थे वो पसंद आए, न अलंकार युक्त जो चमत्कार लाया जाता था वो पसंद आया, और शब्दों के माध्यम से जो नए नित्य नवीन जो प्रयोग किए जाते थे वो भी नहीं अच्छा लगा, और न ही उन्हें कवि कर्म के तीनों रूप मतलब शिक्षा देना, आह्लादित करना और बाध्य करना ये भी उन्हें पर्याप्त नहीं लगा। उन्हें लगा कुछ कमी है अभी भी इस काव्य सृजन में। उन्हें लगा कि काव्य में इन सबसे अधिक कुछ और भी होता है। मतलब उस बात को उन्होंने महसूस किया कि इनके अतिरिक्त कुछ और है जो प्रभाव डालने के लिए जरूरी है। मतलब कुछ और भी होता है, वही अधिक महत्वपूर्ण है। काव्य में जो कुछ और चीज़ के महसूस किया और उसी को उन्होंने उदात्त नाम दिया। मतलब उदात्त तत्व की खोज उन्होंने की। उसी तत्व की खोज लॉन्जाइनस ने की और हमारे समक्ष प्रस्तुत किया। प्लेटो के लिए साहित्य उत्तेजक था, अरस्तु के लिए विरेचक था, पर लॉन्जाइनस के लिए जो साहित्य क्या था, उदात्त था। उनकी यह धारणा इतनी युगांतकारी सिद्ध हुई कि आगे चलकर इसे विभिन्न वादों से जोड़ा गया था। शास्त्रवाद, स्वच्छंदतावाद, आधुनिकतावाद और यथार्थवाद, इन सब के साथ में उदात्त जो तत्व था उसको जोड़ा गया, उसके महत्व को मतलब बताया गया और उसको प्राथमिकता दी गई, उसको महत्व दिया गया। यह निर्विवाद है कि एक स्वतंत्र कला चिंतक की दृष्टि से लॉन्जाइनस और उनके उदात्त का सार्वकालिक महत्व असंदिग्ध है और वे समसामयिक साहित्य चिंतन के लिए भी दिशा निर्देशक बन सकते हैं। मतलब उदात्त तत्व तो होना जरूरी है काव्य में, साहित्य सृजन में। अब उदात्त तत्व वास्तव में है क्या, इसको थोड़ा सा इसका संक्षिप्त जो है इसकी जो है इसको समझ लें संक्षिप्त रूप में। लॉन्जाइनस के अनुसार काव्य का मूलाधार न तो शब्दाडंबर है और न ही अलंकारिक चमत्कार है और न ही नित्य नए प्रयोग हैं, न ही उसका उद्देश्य शिक्षा देना, आह्लादित करना और अथवा बाध्य करना है। मतलब कहता है कि इन सबके अतिरिक्त कुछ और है, और वो कुछ और है वो क्या है, वह है उदात्तता। उन्होंने उदात्त तत्व की कोई सुनिश्चित व्याख्या प्रस्तुत नहीं की है। उनकी इतनी सी मान्यता है मतलब इसके संबंध में उदात्त तत्व के कि उदात्तता साहित्य के सब गुणों से क्या है, महान है। यह वह गुण है जो अन्य क्षुद्र त्रुटियों के होते हुए भी साहित्य को उच्च अर्थों में प्रभावपूर्ण बना देता है। मतलब सब कुछ अगर थोड़ा कमी भी है लेकिन उसमें उदात्तता है तो वो उसको प्रभावी बना देता है किसी भी साहित्य को। अर्थात उनकी दृष्टि में औदात्य रचना की एकमात्र ऐसी विशिष्टता या गुणवत्ता है जिससे महानतम कवियों और लेखकों को प्रसिद्धि और अमरता भी प्राप्त हुई है। मतलब औदात्य रचना के कारण, औदात्य युक्त जो रचना है जिसमें उदात्तता है, ऐसी रचना अगर उन्होंने की है तो निश्चित रूप से ऐसे कवियों और लेखकों को प्रसिद्धि और अमरता प्राप्त हुई है। लॉन्जाइनस की मान्यता है कि भाषा का वैशिष्ट्य और चरमोत्कर्ष ही क्या है, उदात्तता। मतलब उदात्तता किसे कहते हैं, वो कि उसमें भाषा जो है वैशिष्ट्य हो और चरमोत्कर्ष ही उसकी उदात्तता है। क्योंकि विशिष्ट भाषा का प्रभाव जो क्या होता है, श्रोताओं पर प्रत्यायन अथवा अनुनयन के रूप में न होकर के आत्मातिक्रमण मतलब ट्रांसपोर्ट होता है उसका के रूप में होता है। भाषा अगर विशिष्ट होती है तो वैशिष्ट्य भाषा का और उसका चरमोत्कर्ष जब होता है तो वो उदात्तता कहलाता है। विशिष्ट भाषा श्रोताओं अथवा पाठकों को साधारण मनोरंजन और बुद्धि विलास से ऊपर उठाती है, विस्मय तथा उद्रेक कर उन्हें क्या करती है, मंत्रमुग्ध करती है। फलतः उनका आत्मातिक्रमण हो जाता है। कहने का तात्पर्य है कि भाषा का विशिष्ट और चरमोत्कर्ष होना जरूरी है।
लोंजाइनस ने औदात्य को काव्य में सर्वोपरि स्थान दिया और कुछ विद्वानों का मत है कि वे इसे काव्य की आत्मा भी मानते हैं। उन्होंने यही स्वीकार किया कि साहित्य अपने अध्येताओं को जिस उच्च एवं आवेगपूर्ण अनुभूति तक ले जाता है वे ही औदात्य की क्या कहलाती है, सीमाएं कहलाती हैं। औदात्य की महत्ता और प्रभाव पर प्रकाश डालते हुए क्या कहते हैं वो कि लोंजाइनस ने उदात्तता का मूल उद्गम कवि प्रतिभा को स्वीकार करते हुए ये स्वीकार किया कि कवि प्रतिभा सहसा प्रकट होकर उदात्तता का क्या करती है, निर्माण करती है। इस क्षण काव्य के अन्य सभी उपकरण मुंह ताकते रह जाते हैं। मतलब जब उदात्तता किसी भी रचना में आती है तो, और ये प्रतिभा कैसे, एक बिजली जैसे कौंधती है वैसे ये प्रतिभा कौंधती है और पाठक को क्या कर देती है, चमत्कृत कर देती है, अभिभूत कर लेती है, प्रभावित कर देती है। और उदात्तता के क्षणों में पाठक श्रोता के मन की जो स्थिति होती है, लोंजाइनस ने उसी की ओर भी संकेत किया है। उन क्षणों में पाठक और श्रोता चरम आनंद की स्थिति में आ जाते हैं। दोनों में मतलब आनंद एक चरम स्तर पर होता है। रचना उसे आत्मविभोर कर देती है। वह कलाकार के बौद्धिक वैभव, भाषा के सार्थक प्रयोग तथा आत्म तत्व से अभिभूत हो उठता है। कहने का तात्पर्य वो जो भी प्रस्तुति होती है कलाकार की, बौद्धिक वैभव पूर्ण भाषा का सार्थक प्रयोग, तो उससे वो अभिभूत उठता है। इसे क्या कहा उन्होंने, वेद्यांतर शून्य हो जाता है। उदात्तता सम्मोहनकारी होती है और इसी को वेद्यांतर शून्यता कहा जाता है। मतलब जब सम्मोहन वाली स्थिति हो जाती है ना, तो वो ही ये चीज़ जो है वेद्यांतर शून्यता, उसको नाम दिया गया है। और वेद्यांतर शून्यता से तात्पर्य तर्क शक्ति को जगाए बिना पल भर में पाठक को क्या कर देना, सम्मोहित कर देना और उसकी संज्ञा को क्या करना, लोरी दे करके सुना देना। ये जो है एक सामान्य सी जो बात थी उदात्तता के संबंध में। लोंजाइनस ने इस सिद्धांत को, जो उनका विशिष्ट सिद्धांत है, उसे विस्तार से हमारे समक्ष प्रस्तुत किया है। और इस उदात्त तत्व के अंदर क्या विशेषताएं हैं, जैसे सार्वकालिकता, उदात्तता कला का अर्जित गुण नहीं है, कवि का प्रसिद्धि का आधार, ये सब के बारे में भी विचार किया है। उदात्तता के स्रोत अथवा तत्व के बारे में भी लोंजाइनस ने बताया है और अनेक तत्वों को हमारे समक्ष प्रस्तुत किया है कि ऐसे क्या स्रोत हैं जो किसी भी रचना को उदात्त बनाते हैं। और आगे उन्होंने इसी संदर्भ में उदात्त विरोधी तत्व भी, मतलब जो बाधक बनते हैं उदात्तता में, उनके ऊपर भी विस्तार से चर्चा की है। तो इसे हम आगे इसका बारे में विचार करेंगे, आगे इसके बारे में अध्ययन करेंगे।